Welcome to the Emerging Lawyer at the Coffee Conversation Show powered by the Emerging India Forum TIF and a tech partner, Prime Infotech Solution. Theme is Corporate Council Chronicles. We have with us Devendra Joshi, General Counsel, Vice President at Crystal Crop Protection Limited, a dynamic legal professional with over 25 years of experience in litigation, intellectual property rights, contract management, and corporate legal strategy. Devendra has played pivotal roles in some of the most challenging legal cases, mergers and acquisition in the chemical and pharmaceutical sectors. Beyond the courtroom and corporate boardroom, he's a keen observer of life and a believer in constant growth. तो देवेंद्र जी, आज के कॉफी कॉन्वर्सेशन एपिसोड में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद विरानी साहब, आपने मुझे मौका दिया अपनी बात कहने का और यहाँ पे आने का। सो फ्रेंड्स, मैं आपको पहले देवेंद्र जी समझा दूं कि हमारे हैं ना, आपको पता रहेगा दो फॉर्मेट, बट एक राउंड भी है जो है रैपिड फायर फन राउंड, जी। जहाँ पे आपको विटी, फनी और क्विक रहना पड़ेगा और आपको ये गिफ्ट मिलेगी। सो इट विल बी ऑटोग्राफ बाय मी। सो फ्रेंड्स, आई एम लाइन आमिर विरानी, होस्ट एट कॉफी कॉन्वर्सेशन, लीगल टेक इवेंजलिस्ट एट प्राइम इन्फोटेक सॉल्यूशन, author of 15 books. We help corporate legal, law firms, startups, SME companies with world-class technology, software licensing and tech training. So देवेंद्र जी, प्रोफेशनल जर्नी में राउंड में आपका पहला क्वेश्चन, आपकी जर्नी लीगल वर्ल्ड में कैसी रही है आज तक? तो विरानी साहब, 95 में बीएससी करी और उसके बाद 98 में मैंने लॉ करी, गोपेश्वर से, जो कि उत्तराखंड में स्थित है और चमोली जिले में है। और 98 में लॉ करने के बाद मैं पटियाला हाउस आया। पटियाला हाउस कोर्ट दिल्ली में है। उस ये जिस जमाने की बात है, उस जमाने में दिल्ली में सिर्फ तीन कोर्ट्स होती थी: पटियाला हाउस कोर्ट, तीस हजारी कोर्ट और कड़कड़डुमा कोर्ट। और तीस हजारी कोर्ट सिविल की कोर्ट मानी जाती थी, कड़कड़डुमा लेबर की कोर्ट मानी जाती थी, और जो पटियाला हाउस कोर्ट थी वो बेसिकली क्रिमिनल लॉ से रिलेटेड कोर्ट मानी जाती थी। तो 98 में जब दिल्ली आए, तो चूंकि छोटे शहर से आए थे, अपना 8 साल तक वकालत करी और स्ट्रगल चलते रहे। और 8-9 साल बाद ये लगा कि नहीं, कॉर्पोरेट जर्नी स्टार्ट करनी चाहिए, ये भी एक माध्यम है लीगल प्रोफेशन को अपनाने का। तो फिर एक यात्रा शुरू हुई और अकुम ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड, एक फार्मा कंपनी है, उसको मैंने ज्वाइन किया और 10-12 साल तकरीबन वहां पे काम किया। उसके बाद एक दो कंपनियां और रही, जेटी टेक्नोलॉजीज एक कंपनी है टेलीकॉम की, उसमें काम किया, चाइनीज गवर्नमेंट की कंपनी थी। और उसके बाद जो है 2020 में क्रिस्टल क्रॉप प्रोटेक्शन लिमिटेड को मैंने ज्वाइन किया एज ए जीसी। और विगत 5 वर्षों से यहाँ पे हूँ और एज ए वाइस प्रेसिडेंट अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। वाह, ब्यूटीफुल सर। सर, आपका एक्सटेंसिव लिटिगेशन बैकग्राउंड रिया है। सो व्हाट स्ट्रैटेजीज डू यू यूज टू डिसाइड बिटवीन परस्यूइंग लिटिगेशन और ऑप्टिंग फॉर ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मेथड्स? So for opting whether to go for ADR or to do litigation, the basically we have to see what are the merits of each and every case. Because if we will not, first of all, we have to see what is our business, and in business, what the litigation is. As an in-house counsel, it is our responsibility that nothing adverse go against the company, the organization in which we are working. तो उसके लिए अक्सर ये होता है कि हम डिसाइड करते हैं कि किस तरह से कहा जाए। और कई बार क्या होता है कि लीगल प्रोफेशन में है, लेकिन सेल्स की या बिजनेस की जो समझ है वो जो एक्सपर्ट लोग हैं उन्हीं के साथ आती है। तो उसके लिए जरूरी ये होता है कि हम जा करके उन लोगों से मिलें, डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करें और तमाम तरह की चीजें देखें। और उसके बाद एक, चूंकि लॉ तो सब जगह सेम है, उसका इंटरप्रिटेशन अलग अलग है। और एडीआर में जाना है या लिटिगेशन करनी है, उसको हमें इस तरह से देखना होता है। क्योंकि कई बार क्या होता है विरानी साहब, आप ये मानेंगे जो हिंदुस्तान का जुडिशियल सिस्टम है वो बड़ा एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। उसमें कई तरह की इंट्रिकेसीज हैं। जरूरी ये नहीं है कि आप सही हैं या गलत हैं, ये मायने बिल्कुल भी नहीं रखता कि सही या गलत। अगर आपने जो कानून के हिसाब से किया जाना चाहिए, अगर आपने रिप्लाई या जो कंप्लायंसेस हैं
सपोज करिए पीएफ एक चीज होती है, प्रोसेस फी, वो आपने फाइल नहीं करी तो आपका केस खत्म हो जाएगा। या आप कुछ चीजें करना आप चूक गए, आप 3 साल में केस नहीं डाल पाए, तो आपका केस टाइम बार हो जाएगा। ये सब चीजें इंट्रिकेसीज हमें देखनी होती है। तो जरूरी ये होता है कि एक बेस्ट आदमी बैठा हो जो आपको ये डिसाइड कर सके, और इन हाउस लीगल टीम का काम यही होता है। और जहां तक बात है कि मैं एडीआर चुनूंगा या लिटिगेशन में जाऊंगा, तो मैं मानता हूं कि चूंकि ये इतनी लॉन्ग ड्रिवन प्रोसेस है, अगर सपोज करिए 1-2 हजार करोड़ का कोई केस है, तो निश्चित रूप से मैं उसमें आर्बिट्रेशन को प्रेफर करूंगा। लेकिन अगर कुछ कम अमाउंट का केस है, तो उसमें मैं लिटिगेशन को प्रेफर करूंगा। एंड सेकेंड थिंग ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी, क्योंकि बिजनेस कमर्शियल कॉन्फिडेंशियलिटी है, कमर्शियल आपका जो एक नो हाउ है या ये चीजें हैं, तो उसमें वो पब्लिक डोमेन में नहीं आए, तो उसके लिए एडीआर प्रेफर करेंगे। तो वो केस टू केस डिपेंड करता है, उसमें कोई सेट रूल्स नहीं है लॉ के कि क्या किया जाए। जरूर, बराबर। अभी सर, आपने अभी पहले बताया कि एक टेक ओवर आपका हुआ, एंड आपका प्रोफाइल भी काफ़ी एक्सपीरियंस आपका है मर्जर्स एंड एक्विजिशन। So can you walk us through the legal complexities of one such deal or any other deal जहाँ पे आपका योगदान रहा है और आपने किस तरह से उसको कंप्लीट किए? विरानी साहब, अगर आप देखेंगे जब मर्जर और एक्विजिशंस होते हैं ना, तो कई बार ग्लोबल एंटिटीज इन्वॉल्व होती हैं। हम्म। तो वी हैव टू डू compliances in India or outside of India also. So we have to meet out intricacies of both the laws. तो वो जो एक कॉम्प्लेक्स पार्ट ये है कि हमें वो सारी चीजें देखनी होती हैं। और मैं एक बहुत अच्छा उदाहरण आपको दूंगा इसमें, मर्जर एक्विजिशन में कुछ समय पहले हमने एक ब्रांड एक्विजिशन किया, और उसमें कुछ एसेट्स थी, नाम तो नहीं लूंगा मैं कंपनी का। और उसमें क्या था, ग्लोबल एंटिटी थी, तो ग्लोबल एंटिटीज की सब्सिडरीज कंपनीज थी। अब ट्रेडमार्क अगर ग्लोबल कंपनी ने होल्ड किया हुआ है, एसेट्स हिंदुस्तानी कंपनी की हैं, और उस पर जो इमूल एम्बेडेड है वो दूसरी हिंदुस्तानी कंपनी सब्सिडरी कंपनी की हैं, तो ये एक कॉम्प्लेक्स सी सिचुएशन थी। और आई थिंक 3 और 4 लॉ फर्म्स वेर इन्वॉल्व, टॉप लॉ फर्म्स वेर इन्वॉल्व इन इट। और जो इंट्रिकेसीज थी वो बहुत ज्यादा थी, क्योंकि उसको हाउ टू स्ट्रक्चर दैट पर्टिकुलर डील, तो उसमें बहुत सारा निगोशिएशंस हुआ। और मैं अपने को गर्वान्वित महसूस कर सकता हूँ इसमें। आई फील वेरी प्राउड दैट बीइंग द एक्सपर्ट ऑफ लॉ एंड बीइंग spent so many years in this field, I was able to close that deal very easily. I was able to get them understand how to frame it, how to phrase it, and how to draft our agreements, or how to means be it be compliant oriented। तो वो सब हमने किया, और एक शानदार अनुभव रहा वो। इसी तरह से हमने एक कंपनी अभी ली थी कुछ समय पहले। तो जब हम कंपनी लेते हैं तो पूरी तरह से उसका ड्यू डिलीजेंस करना होता है, और ये सबसे बड़ी चीजें हैं, ड्यू डिलीजेंस एंड देयर आफ्टर ड्राफ्टिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी ट्रांजेक्शन। सर, अभी आपने बताया कि आईपीआर के बहुत सारे ये इन्वॉल्व थे कि बिकॉज एसेट किसको दूसरा लोकेशन दूसरा जा या रहा है, ये सब हो रहा है। तो कॉर्पोरेट लीगल टीम या किस तरह से लॉ फर्म के साथ में काम कर रही है कि भाई फॉर एक्वायरिंग और या फिर प्रोटेक्शन ऑफ ये आईपीआर, बिकॉज फार्मा एंड केमिकल इंडस्ट्री में आईपीआर लगातार ये बनते रहते हैं, और सॉरी, उसका ये अप्लाई करने में जाता है, उसके सब प्रोसेस स्टेप्स होते हैं, एंड पेटेंट्स काफ़ी सारे ये होते हैं। एंड बिकॉज आई हैव डन लॉट ऑफ कॉफ़ी विथ ये डिफरेंट स्पीकर्स फ्रॉम लॉ फर्म्स, देन फ्रॉम अपना ये फार्मा इंडस्ट्री, देन अपना क्या बोलते हैं केमिकल वाले भी हो गए, जो किस तरह से ये आईपीआर पे इतने सारे निटी ग्रिटीज जो इन्वॉल्व हो जाते हैं। सो इसमें आप क्या बोलना चाहेंगे सर? नहीं, ऐसा है देखिए, पेटेंट कोई भी हो, आईपीआर मींस आईपीआर ट्रेडमार्क, पेटेंट, कॉपीराइट, और आजकल तो जो है यूं समझ लीजिए सीड में भी पेटेंट है, पीवीपी हम उसे कहते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। तो पेटेंट की जो इंटीग्रिटी है ना हिंदुस्तान में, आप समझिए पेटेंट एक 20 ईयर्स के लिए होता है। फर्स्टली यू अप्लाई अ पेटेंट। अब पेटेंट अप्लाई करते ही क्या होता है कि साहब आपको प्री ग्रांट अपोजिशन आ गया। प्री ग्रांट अपोजिशन हो गया, 4-5 साल बीत गए। 4-5 साल बीतने के बाद आपको एक पेटेंट मिल भी जाता है। मिलने के बाद कोई आपका इन्फ्रिंज उसको कर रहा है।
अब हिंदुस्तान के लॉ में मैं आऊंगा एग्रोकेमिकल और फार्मास्यूटिकल्स में, मैं पेटेंट को थोड़ा सा एलॉबरेट करना चाह रहा था, राइट। क्योंकि बहुत अच्छा एक मैं उदाहरण आपको देना चाहूंगा क्या होता है, किस तरह से लोग दोनों तरफ से, जिसको पेटेंट मिलता है वो क्या करते हैं और जिसको पेटेंट नहीं मिलता या जो इन्फ्रिंजिंग साइड है वो क्या करती है, उसको मैं थोड़ा सा एलॉबरेट करना चाहूंगा। तो ये जरूर जरूर। लगाइए कि एक लॉन्ग रन प्रोसेस है, और रजिस्ट्री जो पेटेंट रजिस्ट्री है वही 5-7 साल लगा देती है पहले तो पेटेंट को होने में, फाल्स अपोजिशन फाइल होते हैं। अच्छा, उसके बाद अगर आपको पेटेंट फाइल मिल भी जाता है तो कई बार क्या होता है कि पोस्ट ग्रांट अपोजिशन आ जाएगा, पोस्ट ग्रांट अपोजिशन नहीं आएगा तो कोई ना कोई मिक्सिंग करके, चाहे फार्मा में है या एग्रोकेमिकल में, कोई इंग्रेडिएंट इस तरह का बना करके और उसको जो है नॉन इन्फ्रिंजिंग बना देगा, और फिर आपके पेटेंट का इन्फ्रिंज करेगा। फिर आप उसके खिलाफ यू विल फाइल इन्फ्रिंजमेंट सूट। व्हेन यू विल फाइल इन्फ्रिंजमेंट सूट इन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, दे विल कम फॉर द रिवोकेशन ऑफ द पेटेंट, and once revocation of patent is filed, application for revocation of patent is filed, it will get transferred to high court। और हिंदुस्तान की हाई कोर्ट में ये है कि वंस इट इज फाइल्ड 6-6 महीने की डेट पड़ेगी। तो मेरा कहना यह है उसी प्रोसेस में पूरा आपका जो है साल निकल जाते हैं, और पेटेंट जो है, जो उसकी एक जो ये समझिए उसकी आत्मा है, या जो पेटेंट का होना चाहिए था कि एक उसको 20 साल का राइट मिले जिसने उससे रिसर्च पे पैसा खर्च किया, वो नहीं हो पाता। एक सवाल तो ये रहा। दूसरा सवाल ये रहा कि जिसको पेटेंट मिल जाता है तो वो मोनोपोली स्टेब्लिश करने की कोशिश करते हैं। और जो कानून में समस्या है वो मैं आपको बताता हूँ एग्रोकेमिकल सेक्टर में। अगर आज एग्रोकेमिकल सेक्टर में मैं हूं और आपके साथ ये इंटरव्यू कर रहे हैं तो थोड़ा सरकार तक भी हमारी बात पहुंचे कभी। क्या है कि पेटेंट एक्ट, उसमें तो आपको सपोज करिए पेटेंट मिल गया, और इंसेक्टिसाइड के अंतर्गत 9(3) और 9(4) है। 9(3) में मैं रजिस्ट्रेशन लेता हूं सपोज करिए अपने किसी भी मॉलिक्यूल के लिए, और वो पेटेंटेड प्रोडक्ट है। जब दूसरी पार्टी जाती है ऑफिशियल्स के पास मी टू करके, उसमें उसको कोई भी डाटा जनरेट करना नहीं होता, कोई भी स्टडी करनी नहीं होती, और वो उस प्रोडक्ट के लिए रजिस्ट्रेशन ले लेते हैं। अब जब उस प्रोडक्ट के लिए रजिस्ट्रेशन ले लेते हैं, वो उसका प्रोडक्शन करते हैं, और जब हम पेटेंट के इंफ्रिंजमेंट में जाते हैं, कोर्ट को कहते हैं कि बेस्ड ऑन अवर रजिस्ट्रेशन दे हैव प्रोक्योर्ड देयर रजिस्ट्रेशन। तो कोर्ट कहती है कि साहब हम पेटेंट से लेना देना है हमारा, हमें रजिस्ट्रेशन से लेना देना नहीं है। ऑफिशियल्स के पास जाते हैं, वो कहते हैं पेटेंट हमारा सब्जेक्ट नहीं है, हमें सिर्फ रजिस्ट्रेशन से लेना देना है। तो ये इंट्रिकेसीज हैं, और बाकी जो एडवेंट ऑफ पेटेंट लॉ है वो समय के साथ बहुत ज्यादा बदला है। पीसीटी है, आपका मैड्रिड प्रोटोकॉल है, 153 देश उधर इन्वॉल्व है पीसीटी में, 122 देश मैड्रिड प्रोटोकॉल में हैं। तो ट्रेडमार्क और पेटेंट लॉ एक ग्लोबल लॉज हैं। अब हिंदुस्तान की सरकार को चाहिए इसे और स्मूथ बनाएं। हाउ इफेक्टिव इट हैज टू बी मेड, इट मस्ट बी सीन बाय द गवर्नमेंट। और जो हम जैसे प्रोफेशनल्स हैं उनको चाहिए कि वो इसमें जो भी योगदान कर सकते हैं वो करें, और एक बेहतर तरीके से बेहतर समाज के निर्माण में पेटेंट का जो योगदान हो सकता है, जो इनोवेशंस का योगदान हो सकता है, उसको जो है सुरक्षित रखने में भूमिका निभाएं। जरूर जरूर। ओके, देवेंद्र जी, जी। आपने फार्मास्यूटिकल, टेलीकॉम, केमिकल इंडस्ट्रीज में काम करे हो। जी। तो अकॉर्डिंग टू यू, व्हाट आर द की डिफरेंसेस इन लीगल challenges फेस्ड इन दिस थ्री वर्टिकल्स? यस, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। मैं पहले आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि एग्रोकेमिकल और फार्मास्यूटिकल लगभग लगभग सेम है, पारी पासु एक्ट है, इंसेक्टिसाइड और ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। तो टेलीकॉम की जहां तक बात है उसमें मेजर चैलेंजेस जो हैं वो तो ये हैं कि मैंने 1 साल काम किया था जेट्टी टेक्नोलॉजीज में, जेट्टी इंडिया टेक्नोलॉजीज लिमिटेड में। तो उसमें जो है मेजर जो था वो आर्बिट्रेशन का वर्क था, और जो टेलीकॉम का मोस्टली चैलेंज है वो एक तो स्पेक्ट्रम एलोकेशन का है, डाटा सिक्योरिटी का है, क्योंकि डाटा काफी सारा कस्टमर का आपके पास आ जाता है। और इसके अलावा जो एंटी ट्रस्ट लॉ है, अगर ग्लोबली हम देखें और हिंदुस्तान के संदर्भों में देखें, तो कंपटीशन कमीशन एक्ट जो है हमारा, जो मोनोपोली को रेस्ट्रिक्ट करता है, वो बड़े चैलेंजेस हैं। उस तरह के केसेस वहां पे होते हैं। और अगर मैं फार्मास्यूटिकल या एग्रोकेमिकल सेक्टर में जाऊं, जैसे मैंने पेटेंट का आपको बताया था अभी, इसके अलावा ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट मैटर्स बहुत सारे होते हैं, क्लिनिकल ट्रायल्स के इश्यूज हैं। फार्मास्यूटिकल सेक्टर में मैं आऊं तो एनपीपीए के इशू हैं, क्योंकि सरकार ये चाहती है दवाएं जो है, सस्ती दवाएं सरकार को मिलें। तो नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी है, उसमें क्या होता है कई बार कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं या जो कई बार
होता है कि प्राइसिंग जो है ज्यादा हो जाती है किसी मॉलिक्यूल की, तो उसके लिए जो है लिटिगेशंस आती हैं। सैंपल फेल्स के केसेस होते हैं जो नॉट ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी ड्रग्स होती हैं। सिमिलरली इन एग्रोकेमिकल्स ऑल दीज थिंग्स आर हेयर ऑल्सो। एनपीपीए नहीं है, प्राइसिंग की कोई अभी एग्रोकेमिकल्स में नहीं है प्राइसिंग का रेस्ट्रिक्शन। और हो सकता है पेस्टिसाइड मैनेजमेंट बिल आए तो क्या चैलेंजेज आएंगे क्या नया आएगा वो आज नहीं कह सकते। लेकिन एग्रोकेमिकल सेक्टर में मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ इन्वायरमेंट के भी बहुत से इशू होते हैं। आपको प्लांट में ईटीपी लगाना पड़ता है, हाउ वी ट्रीट इफ्लुएंट्स विच इज इमिटिंग फ्रॉम द प्लांट, उस तरह के इश्यूज होते हैं। और जो ट्रेड है, ट्रेड में यूँ समझिए आप रिकवरी वगैरह के सूट्स तो हमेशा रहते ही रहते हैं। तो ये चैलेंजेस हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के। और ये समझिए कि हर इंडस्ट्री एक अलग चैलेंज लेके आती है, और एक लॉयर को, एक इन हाउस लॉयर को वो चैलेंज एक्सेप्ट करना पड़ता है। लॉ तो सभी जगह के लिए समान है, उसका इंटरप्रिटेशन एंड हाउ टू पुट योर शूज इन दैट, वो इम्पोर्टेंट है, वो देख करके करना। वाह। So, continuing the conversation, Devendra ji, what role do emerging technologies play in legal practice today, and how have you integrated them into your work? आप समझिए आज हम 21वीं शताब्दी में है, टेक्नोलॉजी तो सबसे महत्वपूर्ण रोल टेक्नोलॉजी ही अपना रही है। हम ये इंटरव्यू कर रहे हैं अलग अलग जगह में बैठे हुए, ये टेक्नोलॉजी है। आप जहां तक मेरी बात है और या ऑर्गेनाइजेशन की बात है, जितने भी टूल्स मैं कर पाया हूँ, आपने देखा है कि जो आजकल सिग्नेचर होते हैं वो टूल्स के माध्यम से ही होते हैं। सबसे बेहतर तो सबसे प्रथम प्रमाण तो यही है कि हम उसको जो है बैठे बैठे कर लेते हैं सिग्नेचर। और जो ईमेल्स हैं या क्लाउड है वो सब यूज कर रहे हैं। इसके अलावा लीगल रिसर्च के लिए हम सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, अपने ट्रेडमार्क मैनेजमेंट के लिए सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, लिटिगेशन की जो मैनेजमेंट है, रिसर्च के अलावा जो मैनेजमेंट है उसके लिए हम सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं। कंप्लायंस के लिए हर ऑर्गेनाइजेशन सॉफ्टवेयर यूज कर रहा है, बिना उसके तो कर ही नहीं सकते। तो ये सारी चीजें हैं जो टेक्नोलॉजी जो है हमारे प्रोफेशन में भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, और हम उसको यूज करते हैं। वाह। तो चलिए आते हैं अपन नया साल 2025। इन योर यस। ओपिनियन व्हाट आर द बिगेस्ट लीगल रिस्क बिजनेसेस शुड प्रिपेयर फॉर इन 2025 एंड बियॉन्ड? मैं जो समझता हूँ ना, आने वाला समय जो होगा, आने वाला समय कोई भी हो, 2025 हो या ऑनवर्ड्स हो या आने वाले 5 साल हो, मैं समझता हूँ साइबर सिक्योरिटी जो है सबसे बड़ा इशू है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। साइबर सिक्योरिटी है, डाटा प्रोटेक्शन है, इसके अलावा इन्वायरमेंट के इश्यूज हैं। इन्वायरमेंट के इश्यूज एग्रोकेमिकल्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, फार्मास्यूटिकल्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है और एग्रोकेमिकल्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। और मैं समझता हूँ बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड जो लॉज हैं, जो बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड जो इश्यूज हैं, वो भी आगे आने वाले समय में काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और ये जो है अपना इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट मैनेजमेंट, ये भी हर कंपनी के लिए बहुत चैलेंजिंग होने वाला है। कार्बन इमिशन से लेकर के जो चीजें हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। तो मैं समझता हूँ ये जितनी सारी चीजें मैंने बताई, ये नहीं न सिर्फ 2025 में, बल्कि आगे भी 2-4 साल तक ये इम्पेक्ट करेंगी किसी भी इंडस्ट्री को। वाह। ओके। चलिए आपका रोल एज जनरल काउंसिल एट क्रिस्टल क्रॉप प्रोटेक्शन लिमिटेड, हाउ डू यू बैलेंस द डिमांड्स ऑफ compliance with the fast paced needs of the business? Because compliance is very important for any organization. And for doing compliance, for understanding any compliance, we have to understand the business of the company also. Sometimes what happens that we do not understand the business, and only for pleasing the promoters, we do something which is harmful for the organization and which is against the company. And what happens, this is for professionals also, this is for promoters also, because they are on the receptive end. For both, it is very important that they should never compromise on the compliance. अगर मैं विरानी साहब 2 लाइनें कहूंगा रामचरितमानस के तुलसीदास ने कही हैं। सचिव वैद गुरु तीन जो, प्रिय बोलई भयास, राजधर्म तन तीन कर, होय बेगहि नाश। मतलब ये कहा गया है कि मंत्री सचिव जो होता है, हम लोग सचिव हैं आज के, जो किसी इंडस्ट्रियलिस्ट के पास हैं, और वैद्य और गुरु, अगर ये किसी लोभ में या प्रशंसा में या किसी भय के
अच्छा बोलते हैं, लेकिन जो हानिकारक है, विच इज हार्मफुल फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन और विच इज हार्मफुल फॉर एनी इंस्टीट्यूशन, तो इसको अवॉइड करना चाहिए। इससे जो है राज धर्म और जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका जो है नाश होगा। इट विल डिस्ट्रॉय द ऑर्गेनाइजेशन इफ दे विल कंप्रोमाइज ऑन द कंप्लायंस। सो compliance is very important. We should follow it and never forget that ignorance of law is no excuse. ब्यूटीफुल। मेरा आपके लिए लास्ट सवाल, प्रोफेशनल जर्नी राउंड के लिए, या व्हाट एडवाइस वुड यू गिव टू यंग लॉयर्स एमिंग टू जॉइन अ कॉर्पोरेट लीगल टीम, या फिर वो जिस जनरल काउंसिल बनना चाहता है लीगल टीम के, कॉर्पोरेट लीगल टीम में? तो मैं तो हमेशा ये एक बात कहता हूं कि आप जीसी बनना चाहें या कुछ भी बनना चाहें, यू कैन डू एनीथिंग वट एवर यू वांट। और जीसी तो बहुत छोटी सी बात है। जीसी जो है, जनरल काउंसिल या लीगल हेड होना किसी भी कंपनी में, बहुत छोटी बात है। अगर आदमी भारत का राष्ट्रपति बनना चाहे ना, वो भारत का राष्ट्रपति भी बन सकता है। क्योंकि भारत का जो संविधान है वो ये नहीं कहता कि भारत का जो गरीब का बच्चा है वो जो है नहीं बन सकता, मतलब भारत का राष्ट्रपति। आपकी सोच में होना चाहिए। और जब हम देखते हैं तो किसी भी एक स्टूडेंट जो लॉ का स्टूडेंट है उसको हमेशा से ये चाहिए कि कानून के बारे में क्लैरिटी रखे और एक जो क्लियर कम्युनिकेशन है वो उसका हो। और मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा, जो लॉ के छात्र हैं जो मुझे सुन पा रहे हैं उनको मैं ये कहना चाहूंगा कि दे शुड डिसाइड अर्ली इन देयर कैरियर वेदर दे वांट टू बी अ प्रैक्टिसिंग लॉयर और दे वांट टू बी इन हाउस काउंसिल। वो क्या करना चाहते हैं, वो कहाँ जाना चाहते हैं, वो उनको जल्दी डिसाइड करना पड़ेगा। इफ दे विल नॉट डिसाइड दे आर इन डिलेमिया वेदर टू ज्वाइन कॉर्पोरेट प्रैक्टिस और व्हाट टू डू, देन दे विल लूज। तो मेरा मेरा सिर्फ कहना है रखिए है कि अपने में कॉन्फिडेंस रखिए और एक चीज हमेशा याद रखिए कि हौसलों से ही सब कुछ होती है, हौसलों से उड़ान होती है। और हौसले जो है आदमी को आगे ले जाते हैं। वो कहा एक है ना शेर छोटा सा, कि पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो हौसलों से उड़ान होती है। हौसला हौसला रखना चाहिए, अपने सपने बड़े रखने चाहिए। आपके मतलब मैं तो ये समझता हूँ जनरल काउंसिल क्या, आप कहीं भी जा सकते हैं। और एज ए जीसी अगर आपको प्रोग्रेस करना है तो आप अपने काम पे ध्यान दीजिए, लॉ की क्लैरिटी हो। और अर्ली कैरियर में आप ये डिसाइड करें, चाहे आप छोटे शहर से आए हैं, छोटे या बड़े शहर से आए हैं। क्योंकि ये माना जाता है एक इंडिविजुअल जो 5 लोग हैं उसके इर्द गिर्द, उनका जो है एक एवरेज है। तो मैं ये चाहता हूं कि अगर आपको कोई मेंटर ना भी मिले तो आप देखें कि कौन सा बेस्ट लॉयर है इस चीज का। आप कोर्ट रूम में हैं, आप जाएं, आप उनके आर्गुमेंट सुने, आप उनके एविडेंस सुने। और कहा जाता है कि देयर आर 3 C's फॉर एडवोकेसी। ये है चैम्बर, पहला तो जो वकील का चैम्बर होता है वहां से जो है वकालत से की जा सकती है। फिर कोर्ट से, कोर्ट रूम जो है वहां से वकालत सीखी जा सकती है। और थर्ड चीज है, अगर ये दोनों नहीं है तो कैंटीन से भी जो है, जो लॉयर्स की कैंटीन है वहां से वकालत सीखी जाती है। आप जाएं वहां और इन 3 C's को अपनी जिंदगी में रखिए, आप बड़े वकील बनेंगे निश्चित रूप से। ब्यूटीफुल, ये थ्री चीज में याद रखूंगा सर। या ओके, चलिए अपन नेक्स्ट राउंड पे जाते हैं सर। और या आपकी अंडरस्टैंड करते हैं देवेंद्र जी किस तरह के पर्सन है, और उनके ये क्या बोलते हैं, हॉबीज, एवरीथिंग। मेरा पहला सवाल, टेल अस अबाउट योर फैमिली एंड आपके फॉर्मेटिव ग्रोइंग इयर्स, देवेंद्र जी। तो विरानी साहब, मेरा जो जन्म है वो उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में हुआ और उसके बाद मैं चमोली आ गया। बहुत मैं समझता हूँ छोटी उम्र में मेरे प्राइमरी एजुकेशन और इंटरमीडिएट वगैरह सब चमोली से हुई। ये एक सीमावर्ती डिस्ट्रिक्ट है, चाइना बॉर्डर का डिस्ट्रिक्ट है उत्तरांचल में। वहाँ मेरे फादर सिंचाई विभाग में हेड क्लर्क थे। तो ग्रोन अप ईयर्स वहीं बीते। उसके बाद एक छोटा सा टाउन था 10 किलोमीटर आगे, तो वहां से मैंने बीएससी करी। मैं साइंस का स्टूडेंट रहा, जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री में मैंने अपनी बीएससी करी। और उसके बाद 1998 में मैंने अपनी वकालत पास करी। तो बहुत अच्छा था। चमोली जो है एक छोटा सा टाउन है और बड़ा अच्छा सा टाउन है। और जो है उसने मुझे जो है एक बहुत अच्छी एनर्जी, चूंकि एक शांत सा वातावरण वहां पे था। अलकनंदा नदी वहां बहती है। और यूं समझिए, मैं समझता हूँ बमुश्किल 15,000 आबादी होगी उस शहर की। आज तो खैर 25 साल हो गए मुझे, आबादी हो सकता बढ़ गई हो।
और जो वो समय था ना, उस समय क्या था, रिजर्वेशन सपोज करिए उसमें हो गया अपना एडमिशन्स में। तो एक स्टूडेंट मूवमेंट चला, जो स्टूडेंट मूवमेंट बाद में उत्तराखंड मूवमेंट में तब्दील हो गया। तो मेरी जो अपब्रिंगिंग, जो कॉलेज की यादें हैं, वो उस तरह की बहुत ज़्यादा हैं। और मैं शौक रखता था उस समय पोएट्री पढ़ने का और ये सब चीज़ें करने का। तो बस मैं चार लाइनें और आपको सुनाना चाहता हूँ, क्योंकि जो चमोली और दिल्ली का कंपैरिजन मैंने करा है, क्योंकि एट दिस दिस मोमेंट आई एम बेस्ड एट दिल्ली। तो अब जब दिल्ली आए, पहली बार यमुना को देखा तो काली यमुना, तो लगा यार प्रदूषण इतना भी होता है, एक साफ स्वच्छ जगह से निकल के आए थे। तो तब लिखा था कि वक्त की रेत पर चलते रहे, फिसलते रहे, गिरते रहे तेरी हर बेवफाई के साथ। तेरे वार हर वार ने सिखाया चलना तेरे शहर के रास्तों पर। याद बहुत आए पथरीले रास्तों पर खड़े साफ दिल लोग। पहाड़ के लोग बड़े साफ दिल होते हैं। और जब वास्ता पड़ा तेरे शहर की मखमली सड़क पर खड़े पथरीले लोगों से। मतलब कहना ये चाहता हूं कि जर्नी में जब दिल्ली आए, तो कई बार जो स्ट्रगल रहे उसमें मुंह की खाई और फिर चलना सीखा। और एक जर्नी है पूरा स्ट्रगल, जो आज हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। वाह। सो आपकी कविता सुनाते जाना सर, और आपका जब एक्सपीरियंस शेयरिंग आएगा जब भी आप कविता से एंड करना सर। बिल्कुल बिल्कुल ओके। बिल्कुल। सर अपनी 20 years लीगल प्रोफेशनल की तरह आपने टाइम स्पेंड किए। हाउ डू यू अनवाइंड आफ्टर अ पर्टिकुलरली इंटेंस वर्क डे फ्रॉम कमिंग होम, ये काम से जब आप आते हैं? सो वीरानी साहब, जब भी कोई एक पर्टिकुलर डे होता है, मेरी एक रिचुअल्स है। सबसे पहले तो फादर हैं, 85 ईयर्स के हैं। तो घर से जब पहुंचते हैं ऑफिस से घर, तो सबसे पहले उनके पास जाते हैं, कुछ बातें करते हैं। सबसे पहले तो वही हैं जिन पे हम अपना सारा जो भी समस्या होती है बताते हैं, उनके एक्सपीरियंसेस देते हैं, वो सब कुछ है। उसके बाद हर दिन का होता है कि पार्क जाते हैं, 1 घंटा पार्क में टहलते हैं। और पार्क में टहलना, नेचर के साथ रहना, वो मुझे बड़ा अनवाइंड करता है, बड़ा रिलैक्स करता है। और इसके अलावा फिर जो भी टाइम होता है, क्योंकि मेरी फैमिली जो है, मेरी बेटी और मेरी पत्नी नैनीताल में रहती हैं, तो मैं अक्सर उनसे वीडियो कॉल पे या फोन पे बात करके अपने आप को अनवाइंड करता हूँ। और कुल मिला के मैं कह सकता हूँ नेचर और फैमिली दो ऐसी चीजें हैं जो किसी भी समय मुझे, जो कभी भी कोई टेंस मोमेंट है उससे रिलैक्स देती हैं। और उसके बाद का समय जो मी टाइम होता है, उसमें हम करते हैं वाह। एंजॉय। सो देवेंद्र जी, इफ यू हैड टू डिस्क्राइब अ परफेक्ट इवनिंग आपके दोस्त लोग के साथ में, तो आप माहौल कैसा बनाते हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल, वो तो हमेशा से ही है। मेरे लिए परिवार सबसे बड़ा है। और जो मित्र हैं, कई कॉलेज के मित्र हैं आज भी दिल्ली में, हम उनके घर जाते हैं, डिनर करते हैं, पहाड़ी म्यूजिक लगाते हैं, सुनते हैं, नाचते भी हैं। और आनंद उठाते हैं जिंदगी का, सोचते हैं जिंदगी हमेशा ऐसी ही रहनी चाहिए, और पुरानी बातों को याद करते हैं, वाह। कॉलेज के समय को। सो देवेंद्र जी, आपकी कोई करीबी बुक, मूवी या म्यूजिक जो आपको रिचार्ज करने में मदद करती है? मैं समझता हूँ कि किताबें जो है ना, किताबें मुझे बहुत रिचार्ज करती हैं। संगीत सुनने में तो मैं पहाड़ी संगीत सुनता हूँ, पर किताबें बहुत सारी ऐसी हैं जो मुझे नेचुरली, मैं हिंदी में पढ़ता हूँ। बहुत ज़्यादा अंग्रेजी की भारी भारी बुकों का शौक मुझे नहीं है, लेकिन हिंदी की जो बुक्स होती है मैं निश्चित रूप से पढ़ता हूँ। और कई बार फिक्शंस पढ़ता हूँ, कई बार ऑटोबायोग्राफीज पढ़ता हूँ, और स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ने का भी मुझे शौक है। तो किताबें एक ऐसी चीज है जो, पहली चीज तो मैंने कहा कि मुझे नेचर के करीब रहना, वॉक करना वो पसंद है। और उसके अलावा नहीं तो फिर किताबें बहुत पसंद है। ओके। मेरा दूसरा सवाल देवेंद्र जी, जी, व्हाट्स अ पर्सनल अचीवमेंट आउटसाइड ऑफ योर लीगल करियर जिससे आपको बहुत ही गर्व होता है? ऐसा है वीरानी जी, कोई ऐसी पर्सनल तो चीज नहीं है, क्योंकि स्ट्रगल काफी सारे रहे जीवन के, और जीवन के हर आदमी के अपने स्ट्रगल रहते हैं। उसमें वो बेहतर इंसान बन पाए अपनी जिंदगी की जर्नी में, वो अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि शुरू से ही जो मेरे शुरुआती वर्ष रहे जिंदगी के, उसमें मैंने ये डिसाइड कर लिया था कि मैं समाज के लिए कुछ काम करूंगा। तो ठीक है, रोजी रोटी की जद्दोजहद ने कॉरपोरेट काउंसिल बना दिया, और हम आज भी यहाँ पे हैं। लेकिन जो शौक है या जो सामाजिक कार्य करने का शौक है, वो आज भी है, समाज के साथ रहते हैं।
तो आउटसाइड माय प्रोफेशनल कैरियर हमने एक एसजीओ बनाया है, विवान सेवा समिति। उसका मैं भी फाउंडर मेंबर हूँ, और यूं कहिए मेरा ही ब्रेन चाइल्ड हुआ है, लेकिन मैं ज्यादा समय नहीं दे पाता हूँ। तो उत्तरांचल में चूंकि अगर आप देखें तो पेड़ कट रहे हैं, और जो इन्वायरमेंट है उसको नुकसान पहुंच रहा है। हम प्रगति तो कर रहे हैं, सड़कें बन रही हैं, रोडें बन रही हैं और पुल बन रहे हैं, लेकिन हम पेड़ों को भी काट रहे हैं। तो उस विवान सेवा समिति में हम जो है दो काम बहुत शिद्दत से करते हैं। एक तो पेड़ों को लगाना, कोई नया जंगल बनाए ये सोचा है, और काफी सारी जगह पे वृक्षारोपण किया है। और दूसरा ये कि जो वाटर रिजर्वेशन का है, पहाड़ में वाटर की कमी है, पानी की कमी है, तो वो कंजर्वेशन जो हम कर पाए वाटर का, या नए सोर्स हम बना पाए, वो उस विषय में सब में काम करते हैं। मैं बहुत ज्यादा समय तो नहीं दे पाता, लेकिन उन मित्रों को गाइडेंस जरूर देता हूँ। और अगर कोई वैसे भी जुड़ना चाहे आपके माध्यम से, मैं कहना चाहता हूँ सामाजिक मामलों में दिलचस्पी रहती है, वो निश्चित रूप से करेंगे। और ये एक विषय है जिसमें मैंने जो समझता हूँ कि कैरियर के अलावा ध्यान दिया है। वाह। सो देवेंद्र जी, आपकी जी। लाइफ में कोई ऐसा कोई मेंटर या कोई आपको बहुत सारा ये इंस्पायर करा हो, पर्सनली प्रोफेशनली, ये हमारे व्यूअर्स जानना चाहेंगे। नहीं, ऐसा है कि वीरानी साहब किसी एक को कहेंगे तो बड़ी दिक्कत होगी, लेकिन दो चार हैं, और मैं कह देता हूँ आपको। ऐसा था जब ग्रोइंग ईयर्स थे ना, तो ग्रोइंग ईयर्स थे तो मैं समझता हूँ पीवी नरसिंह राव जी की सरकार थी, और हम कॉलेज जा रहे थे, ग्लोबलाइजेशन जब खुला, मनमोहन सिंह जी वित्त मंत्री थे। तो उस समय चंदा स्वामी साहब का एक केस हुआ था, शायद 95 96 की बात रही होगी, मैं लॉ में शायद उस समय पहुंच गया हूँ। और एक अशोक अरोड़ा जी थे, एडवोकेट अशोक अरोड़ा, सीनियर एडवोकेट हैं और सुप्रीम कोर्ट में सेक्रेटरी भी रहे हैं, वो टेलीविजन पे बड़ा आते थे। तो उनको देख देख के हमें भी हुआ कि ऐसा ही बनना है, किसी दिन वकील बनेंगे और ऐसे बनेंगे। तो अशोक अरोड़ा पहली मेरी प्रेरणा थे, एडवोकेट अशोक अरोड़ा जी पहली प्रेरणा थे जिन्होंने मुझे वकालत के अंदर डाला। और उसके बाद जब पटियाला हाउस में आए, तो पटियाला हाउस में दो तीन लोग ऐसे हैं जो अपने आप में पूरे के पूरे इंस्टीट्यूशंस हैं। अगर आप दिल्ली के लीगल सर्कल में बात करेंगे, रमेश गुप्ता जी हैं अपने आप में क्रिमिनल के पूरे पूरे क्रिमिनल एडवोकेट हैं और इंस्टीट्यूशन है। के मनन साहब हैं। पंडित नसीम थे। मैंने अभी 3 Cs का जिक्र किया आपसे, तो मैं भी कोर्ट में जाकर के लोगों को सुनता था। तो जैसिका लाल मर्डर केस था, नीतीश कटारा मर्डर केस था, तो पंडित नसीम साहब होते थे, उनकी क्रॉस करने की जो स्टाइल थी उसने मुझे बड़ा प्रभावित किया। तो ये मेरे लीगल फील्ड में थे। अगर मैं कॉर्पोरेट सर्किल में आया, तो मेरे पहले प्रमोटर, पहले बॉस डीसी जैन साहब थे। उनकी कहानी अपने आप में अलग है। वो एक, यूं समझिए कि एक कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग की अवधारणा उन्होंने फार्मास्यूटिकल्स में रखी। आज भी वो 6.5 7 हजार करोड़ का काम करते हैं, उनके बच्चे संजीव जैन जी, संदीप जैन जी। और वो जब मार्केट में आती है, तो यूं समझिए कि 30 से 35% इंडिया का जो फार्मा का प्रोडक्शन है वो कंपनी करती है। तो वो अपने आप में रहे, उन्होंने जीने की मेरी जो स्टाइल है, जो मेरे एक व्यक्तित्व है आज की डेट में, उसको बढ़ावा दिया। आज मैं जहाँ हूँ वहाँ पे नंद किशोर अग्रवाल जी हैं हमारे चेयरमैन। वो एकल विद्यालय में अपना योगदान दे रहे हैं, लगभग 80 हजार के करीब एकल विद्यालय हैं। तो सामाजिक कार्यों में उनसे प्रेरणा लेते हैं। जो हमारे यंगेस्ट एमडी हैं, मतलब यूं समझिए हिंदुस्तान की हिस्ट्री में मैं समझता हूँ यंगेस्ट एमडी रहे होंगे, जिन्होंने इतनी बड़ी कंपनी को चलाया होगा, 2 2 हजार 2.5 हजार करोड़ की। तो वो उनके जो क्विक डिसीजंस हैं, वो इंटरप्रेनर स्किल्स में मुझे लीडर लगते हैं। तो बहुत सारे लोग हैं। इसके अलावा जो जो लोग आते गए, कई लोग प्रभावित करते गए, सब लोग हैं। और सबसे बड़े पिताजी हैं। पिताजी हमेशा जो है एक रोल मॉडल है हमारे। हम उनके पास बैठते हैं, उनके एक्सपीरियंस लेते हैं, और हमेशा जिंदगी में जो ऑप्टिमिज्म है, जो पॉजिटिव सोच है, उसको वो कहते हैं कि हमेशा रखिए। तो वो भी एक आदर्श है मेरे लिए। जी। वाह। ओके। मेरा लास्ट सवाल जी। थोड़ा गूगली रहेगा। जी। डिस्क्राइब देवेंद्र इन वन लाइन, सर। हाँ, तो देवेंद्र वन लाइन तो मैंने कहा ना, आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक एंड पॉजिटिव पर्सन, एंड आई एम डूइंग माय बेस्ट टू मेक दिस यूनिवर्स वेरी हैप्पी, और माय बेस्ट इज येट टू कम। और मेरी एक फेवरेट लाइन है, मेरा कोट है, अभी उड़ान बाकी है। वाह। ओके। या। चलो, अपना एक अभी रैपिड फायर राउंड, फन राउंड करते हैं आपके साथ में, सर। जी। जी। वन वर्ड टू डिस्क्राइब योर सेल्फ एज अ लॉयर। सो आई एम सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट। ओके। आप अर्ली बर्ड हो या फिर देर रात को काम करना चाहते हो? देर रात तक, नाइट आउट, यानी देर रात तक काम करो या मैं मूवी देखो? मैं देर रात तक वाला आदमी हूँ।
या ओके। आई एम नॉट अर्ली लास्ट बर्ड। किताब, लास्ट किताब कौन सी पढ़ी आपने? मैंने पढ़ी है सदा सफल हनुमान, विजय अग्रवाल जी ने लिखी है, बहुत अच्छी किताब है। वाह। आपका फेवरेट वेकेशन प्लेस कौन सा? मेरा फेवरेट वेकेशन प्लेस ऑलवेज बीन माउंटेन्स, कोई भी कहीं भी। कोई, तो 2020 में आप कहाँ जाना चाहेंगे? 2025 में कहाँ पे जाना चाहेंगे? कौन सी हिली माउंटेन को देखना चाहेंगे? मैं ऊटी पर जाना पसंद करूंगा। वाह। ओके। आपका गो टू कंफर्ट फूड कौन सा है? गो टू कंफर्ट फूड, हम्म। दाल चावल। उत्तराखंड का फेवरेट ये पकवान कौन सा है? चुरकानी भात है, राइस एंड वन दिस दाल, इट्स कॉल्ड चुरकानी। वाह। अच्छा, आपका फेवरेट पहाड़ी गाना कौन सा है? मेरा पहाड़ी गाने तो बहुत सारे हैं, आपने मुझे जो है एक उसमें डाल दिया। लेकिन मेरा एक जो नरेंद्र सिंह नेगी एक बहुत फेमस गायक है वहाँ के, उनके है कि तक्यू पढ़ू होलू योर बचपन, वो एक बहुत अच्छा गाना है और मैं उसको कई बार गुनगुनाता हूँ। वाह। चाय या कॉफी पसंद करना चाहेंगे? मैं कॉफी पर्सन हूँ, अभी कॉफी कन्वर्सेशन विद वीरानी साहब हूँ, तो कॉफी पर्सन हूँ। चलिए। क्या है? आपने बहुत अच्छी तरह से किए सर। और आपकी ये गिफ्ट ऑटोग्राफ करके न्यू ईयर गिफ्ट आपको आपके एड्रेस पे आ जाएंगी सर। So, friends, it was a lovely conversation having with देवेंद्र जोशी जी। मैंने पहली बार हिंदी इंग्लिश में ये कोशिश की है करने के लिए। सो व्यूवर्स आउट देयर, इट वाज लवली कॉन्वर्सेशन। इंस्पाइट के हमने हिंदी में किए हैं। इट वाज लवली कॉन्वर्सेशन, लाइक दो दोस्त मिल के बैठ के जर्नी पे बात कर रहे हैं, काफ़ी समय के बाद मिल रहे हैं। इस तरह का मुझे एक अपनापन देवेंद्र जी से महसूस हुआ है। सो दिस इज यूनिक conversation and a first one for 2025 viewers out there. Devan ji has talked about three C's. The three C's क्या है? Please watch this episode. All the legal lawyers, junior lawyers who wants to aspire to become legal professionals for their own practice, to join a law firm या in-house corporate legal team. जो थ्री सीज जो देवेंद्र जी बताए उसका आंसर आपको ये एपिसोड देखने में पता चलेगा। बिकॉज आई आई कांट वांट टू टेल, बिकॉज नहीं तो फिर वो एपिसोड देखने का मजा नहीं रहेगा। वैसे ही बहुत सारे उनके हिज इंटरेस्ट फॉर his hometown. He has established an NGO for Uttarakhand. Is very close. The food, the hilly, Pahadi songs, so many things about you can come to know. And he's worked his passion for the patent thing. तो litigation, so many things देवेंद्र जी ने अपने एपिसोड में शेयर किए। एंड द टिप्स हाउ टू, कहाँ से he came and now being the GC at a agrochemical company. So hats off, sir, and many more things he's going to achieve in his life. And he is a passionate कवि also. काफ़ी सारे कविता उन्होंने ये शेयर किए during the conversation. So all those poet lovers, watch this episode. Like this, we have got over 300 plus episodes on the Coffee Corner Show with different subject experts and different topics. अगर आपको आपकी स्टोरी जर्नी शेयर करना है, सो विजिट आवर सोशल मीडिया हैंडल द इमर्जिंग इंडिया फोरम .com। एंड ये टीम आपको कनेक्ट करेंगी और इनवाइट करेंगी टू हैव कॉफी कॉन्वर्सेशन विद हॉट पाइपिंग कॉफी। सो एंजॉय योर डे। और हम दूसरे कॉफी स्पीकर की मज़ेदार बातें करने में आपको इनवाइट करेंगे। थैंक यू। थैंक यू, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। आपने मुझे मौका दिया अपनी बात कहने का, और मैं शायद अपनी बात कह पाऊंगा। और मैं समझता हूँ वीरानी साहब, हम किसी और टॉपिक पर किसी और दिन फिर से बात करेंगे। और आपने हिंदी में जो ये शो किया, ये ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा, मेरा ऐसा मानना है। हमने हिंदुस्तान की भाषा में बात की है और हमें इस पर गर्व होना चाहिए। और आपका, मैं समझता हूँ, इससे विस्तार होगा। धन्यवाद।